गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हम लास्ट लेक्चर के बाद 4 सेक्टर मॉडल इन आ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने अभी तक एक 2 सेक्टर मॉडल किया, देन 3 सेक्टर मॉडल किया। 2 सेक्टर मॉडल में देयर वर ओनली 2 सेक्टर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। In 3 sector model we included government sector plus capital markets. Now we will study 4 sector model of circular flow of income. This model is real model. This is real model. Because in this model we will add rest of the world. Let us study this model. As usual, this is household sector and this is production sector. Producers are the firms. This is government sector. This is rest of the world, all other economies of the world. What happens in 4 sector model? As usual, producer sector is engaged in production. प्रोडक्शन के बाद जो भी प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड सेक्टर सामान खरीदता है उसके बदले में वो एक्सपेंडिचर करता है। दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर विच गोज टू प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स के पास आता है। ना सिर्फ हाउसहोल्ड सेक्टर ही अपने कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रोड्यूसर सेक्टर से सामान खरीदती है। दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स का हाउसहोल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर अमाउंट होती है वो फिर से चली गई प्रोड्यूसर्स के पास। हाउसहोल्ड सेक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द प्रोडक्शन सेक्टर, बदले में उसको फैक्टर इनकम मिलती है। उन रिसीट्स लैंड के लिए रेंट दिया जाता है, लेबर को बेसिस दिए जाती है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को उसकी स्किल के लिए प्रॉफिट्स दिया जाता है। इस सारी इनकम को हम सारी नहीं कहेंगे, सॉरी, इस इनकम का कुछ पार्ट जो हाउसहोल्ड सेक्टर से फिर से प्रोड्यूसर्स के पास चला जाता है, जिसको उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। साथ ही साथ सरकार भी एक्सपेंडिचर करती है अपनी डिफरेंट प्लानिंग्स के लिए, योजनाओं के लिए, और प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कुछ गुड्स को लेकर। इसलिए वो भी जो एक्सपेंडिचर करती है वो अमाउंट भी प्रोडक्शन सेक्टर के पास चली गई। जो प्रोडक्शन सेक्टर है ये सरकार को टैक्सेस पे करता है। एज वी ऑल नोस, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में टैक्सेस पे करना एक पर्सन का और एक इंस्टीट्यूशन का, एक फर्म का एक नैतिक कर्तव्य होता है। टैक्सेस की अमाउंट सरकार को गई, क्योंकि सरकार की कोई अपनी और इनकम का सोर्स नहीं होता जनरली, तो जो टैक्सेस है वो सरकार की इनकम है और इस इनकम में से कुछ सरकार खर्च कर देती है योजनाओं पर, पब्लिक वेलफेयर पर। ना सिर्फ योजनाओं और पब्लिक वेलफेयर पर खर्च करती है, बट वो कई बार प्रोडक्शन सेक्टर को सब्सिडीज भी देती है। दिस इज द सब्सिडीज टू द प्रोडक्शन सेक्टर, रादर वी कैन से व्हेन production sector pays taxes to the government, it gets subsidies in return. सरकार सब्सिडीज देती है प्रोडक्शन सेक्टर को और प्रोडक्शन सेक्टर सरकार को टैक्सेस देता। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रोडक्शन सेक्टर। हाउसहोल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर कंजम्पशन अमाउंट हाउसहोल्ड सेक्टर से जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर वो करते हैं वो सारे का सारा सरकार प्रोडक्शन सेक्टर के पास वो अमाउंट चली जाती है। नाउ इसमें अब ऐड कर दिया हमने कैपिटल मार्केट, जो 3 सेक्टर मॉडल में भी ऑलरेडी था। कैपिटल मार्केट्स
फाइनेंशियल मार्केट जिसका मेन मोटिव होता है बचतों का प्रॉपर चैनलाइज करना। अब हाउस होल्ड सेक्टर जितनी इनकम कमाता है एज लेबर कमाता है, रेंट, बेसिस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट के फॉर्म में जो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम होती है वो सारी की सारी इनकम को एक्सपेंडिचर नहीं करता। कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन इनकम। जनरली हम कहते हैं MPC इज लेस देन 1। तो हाउस होल्ड सेक्टर की जो बचतें हो जाती हैं, उसकी सेविंग्स हो जाती हैं, जब वो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर निकाल दो, अगर इनकम माइनस कंजम्पशन कर दें तो दैट आर सेविंग्स। वो सेविंग्स हाउस होल्ड सेक्टर बैंक में अपनी फाइनेंशियल मार्केट में जमा करवा देता है। ना सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स को जमा करवाता है, इन रिटर्न वहां से वो उधार भी लेता है, बोरोइंग्स भी करता है। उसके बाद आ जाए प्रोडक्शन सेक्टर पर। प्रोडक्शन सेक्टर भी फाइनेंशियल मार्केट से बचतें उधार लेता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए वो बचतें उधार लेता है। कौन सी बचतें हैं वो? जो हाउस होल्ड सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी जमा करवाए। प्रोडक्शन सेक्टर के पास फिर से पैसा आ गया फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस पैसे को वो यूज करता है। ना सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर उधार लेता है बल्कि कई बार उसकी बड़ी सेविंग्स भी होती हैं। फर्म्स की जो सेविंग्स होती है वो भी अपनी कुछ टाइम के लिए कैपिटल मार्केट्स में वो डाल देता है। ये कैपिटल मार्केट का हाउस होल्ड से और प्रोडक्शन सेक्टर से रिलेशन हो गया। अब आ जाते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है। ऑलरेडी हालांकि हम करके आ चुके हैं 3 सेक्टर मॉडल में, बट लेट अस रिपीट इट अगेन। गवर्नमेंट सेक्टर कैपिटल मार्केट। गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट से बैंकों से उधार लेती है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है इन ए वेलफेयर इकोनॉमी, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमीज हो चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हो, आज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो वेलफेयर भी करती हैं। तो इस पर्पज के लिए वो कैपिटल मार्केट से पैसा उधार लेती है। वो कैपिटल मार्केट में पैसा जो था सरकार अपनी डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए, सरकार के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? हेल्थ के ऊपर खर्च करना, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना, नहरें बनवाना, सड़कें बनवाना, फ्लाईओवर्स बनवाना, इन सब के पर्पज के लिए सरकार डिफरेंट तरह की सोशल एक्टिविटीज के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बैंकों से कैपिटल मार्केट से उधार लेती है। और सरकार की अगर सरकार के उद्योग हैं कुछ जो वहाँ पर बचतें होती हैं वो सरकार अपनी बचतें कैपिटल मार्केट में जमा करवाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सरकार हाउस होल्ड सेक्टर से क्या रिलेशन है सरकार का? हाउस होल्ड सेक्टर इनकम अर्नर्स सरकार को टैक्सेस पे करते हैं। सरकार की इनकम का रिसोर्स होते हैं टैक्सेस, और सरकार बदले में हमें सुविधाएं देती है वेलफेयर के फॉर्म में या ट्रांसफर पेमेंट्स देती है। कई बार वो बेरोजगारी के लिए अलाउंस देती है, कई बार वृद्धावस्था ओल्ड एज पेंशंस देती हैं, हमें फ्री हेल्थ की सुविधाएं देती हैं, फ्री एजुकेशन की सुविधाएं देती है। ये सारी सर्विसेज हमें सरकार देती है इन रिटर्न ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के बदले में सरकार हमें ये सुविधाएं देती है। अब रोल रहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ऑल अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उनका क्या रोल है इस 4 सेक्टर मॉडल में? अब ये नहीं रहा कि एक इकोनॉमी में इंटरनल इनकम का फ्लो है। अब इनकम का फ्लो ना सिर्फ एक इकोनॉमी में रहकर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करते हैं? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को एक्सपोर्ट्स करते हैं। जो चीज़ हम यहाँ पर अपनी परचून में बनाते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ ट्रेड, जो चीज़ हम अपने यहाँ ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं उसको हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं। और जो चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती या अगर प्रोड्यूस भी होती है महंगी होती है तो उसको हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते हैं। जब हम इन्हीं वस्तुओं का इंपोर्ट करते हैं, लिसन,
जब इंपोर्ट किया जाता है तो मनी का इकोनॉमी से आउटफ्लो होता है। जो इकोनॉमी से मनी है, एक तरह से बचतें हैं, वो कहाँ खर्च हुई है? इंपोर्ट्स के ऊपर, और ये लीकेजेस भी कहलाते हैं। इनको विड्रॉल और लीकेजेस भी कहा जाता है। और जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये इनसे इकोनॉमी में इनफ्लो होता है मनी का, हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हो, या इसको हम कहेंगे नेट एक्सपोर्ट्स अगर पॉजिटिव हैं तो नेशनल इनकम ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब इंपोर्ट करते हैं तो आउटफ्लो होता है, जब एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इनफ्लो होता है। वो इसका ये सारे का सारा रिलेशन इसके साथ होता है, प्रोडक्शन सेक्टर के साथ होता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या रिलेशन है? हाउस होल्ड सेक्टर, जो यहाँ पर हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज ना सिर्फ इसी कंट्री में सेल करते हैं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी अपनी ऑनलाइन सर्विसेज, या वहाँ पर जाकर भी एज NRIs वहाँ पर रहते हैं और अपनी सर्विसेज को वहाँ पर सेल करते हैं। वो वहाँ से आए यहाँ पर भेजते हैं, तो वो इकोनॉमी में क्या हो जाती है? नेट फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को वहाँ से प्राप्त होती है। और जब कभी फॉरेनर्स यहाँ आकर काम करते हैं इस इकोनॉमी में, तो आउटफ्लो ऑफ इनकम होता है। वो यहाँ इनकम अर्न करते हैं और दूसरे देश में भेजते हैं। वो आउटफ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी के हाउस होल्ड सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जाता है। अब जो ये 4 सेक्टर मॉडल है, ये कंपैरेटिवली वाइडर टर्म है। इसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन सबको इसमें ऐड किया गया है। हम एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बात क्या मानते हैं कि जब इकोनॉमी में आउटफ्लो के कंपैरिजन में इनफ्लो ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, इंपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम जीडीपी से ज़्यादा होती है। नेशनल इनकम क्या है? जो टोटल इनकम हम अर्न करते हैं इन अ गिवन ईयर। और जीडीपी क्या है? जीडीपी हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री गिवन इट्स टेरिटरी। जीडीपी एक टेरिटरी, इकोनॉमी, डोमेस्टिक एरिया में जो प्रोडक्शन होता है। और नेशनल इनकम जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं, वहाँ से भी इनकम का इनफ्लो होता है, तो वो फ्लो, जो पॉजिटिव नेट फ्लोज होते हैं, वो जब जीडीपी में जुड़ते हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम को बढ़ा देते हैं। जो 4 सेक्टर मॉडल है, इसके स्टडी करने की क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो हमें इससे पता चलता है कि इकोनॉमी की फंक्शनिंग कैसे चलती है, ना सिर्फ इन डोमेस्टिक इकोनॉमी बट अदर वर्ल्ड के साथ इकोनॉमी की फंक्शनिंग कैसे चलती है। इस मॉडल की सहायता से हमें इकोनॉमी के क्लियर सी पिक्चर पता चलती है कि कौन सा वर्ग क्या कार्य करता है, वहाँ से क्या इनफ्लो होता है, क्या आउटफ्लो होता है, क्या एक्सपेंडिचर होता है, क्या टैक्सेस होते हैं, और क्या फैक्टर सर्विसेज होती हैं, क्या उसकी रिसीट्स हैं, क्या उसके एक्सपेंडिचर है। और हमें पता चलता है दूसरी बात कि जो ये डिफरेंट वर्ग हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, प्रोडक्शन है, इनमें आपस में इंटरडिपेंडेंस का पता चलता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले लेक्चर में हमने किया कि एक वर्ग की इनकम दूसरे वर्ग की, एक वर्ग का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है, दूसरे वर्ग का एक्सपेंडिचर पहले की इनकम होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो ये और सेक्टर्स हैं, इनके बीच में किस तरह की इंडिपेंडेंस होती है। हमें पता चलता है इससे कि इकोनॉमी में जो इंजेक्शंस होते हैं, वो वर्ड्स हम यूज करेंगे, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। जो चीज़, मान लो मेरी इनकम 10,000 पर मंथ है, मैं 10,000 में से 8,000 खर्च करती हूँ, 2,000 को ना बैंकिंग सेक्टर में जमा करवाती हूँ, अपने पास रख लेती हूँ। दीज आर लीकेजेस। ये मेरी इनकम तो जनरेट कर गई वो 10,000 2,000 मिलाकर, बट उन 2,000 को
के कारण किसी और की इनकम जनरेट नहीं हुई, ये इकोनॉमी से लीकेजेस माने जाएंगे। दीज आर द लीकेजेस इन द इकोनॉमी। और इंजेक्शंस क्या होते हैं? इंजेक्शंस आर द वी कैन से इट्स ए पॉजिटिव टर्म। इससे क्या होता है? इकोनॉमी में बाहर से इनकम का इनफ्लो जब होता है या एक नेट एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसके कारण फर्दर इनकम बढ़ती है, दीज आर कॉल्ड इंजेक्शंस। ये इम्पोर्ट से होता है मेजर मेनली कि इम्पोर्ट्स जब बढ़ते हैं तो इकोनॉमी में इंजेक्शंस होता है, और लीकेजेस जब होती हैं जनरली जब हम एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, और इंजेक्शंस तब होते हैं जब हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं। इंजेक्शंस का संबंध एक्सपोर्ट से होता है और लीकेजेस का संबंध इंपोर्ट से होता है, या हमारी जो व्यर्थ बचतें हैं जिनको हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया या विदेशों से सामान मंगवा लिया, वो हमारे विड्रॉ या लीकेजेस कहलाते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर की रिसीट्स क्या है? लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस। लेबर की जो अपनी सर्विसेज बेचती है लेबर, उसके बदले में उसको वेजेस मिलते हैं। प्रॉफिट्स मिलते हैं एंटरप्रेन्योर को, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, इसकी रिसीट्स काउंट होती हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अपना खर्च करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। तो और एक इकोनॉमी में जरूरी है कि जो सेविंग्स हैं वो कैपिटल मार्केट से प्रॉपर चैनलाइज होकर वो हाउस होल्ड सेक्टर तक पहुंचना जरूरी है, यानी कि सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स फॉर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। अगर कभी भी ऐसा हुआ सेविंग्स आर लेस, देन इट विल इफेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कम रह जाएगा। When investment will be low, then there will be lesser income generation, less employment, and employment के बाद लोगों की इनकम कम है, then लोग people will purchase lesser amount, expenditure will be less, and this circular flow will flow in the economy. तो ये इकोनॉमी से लीकेजेस हो जाएंगी। तो what is a necessary condition? Savings and investment should be equal to each other. जय हिंद।